सो हेलो एंड वेलकम। इसमें हम करेंगे जो क्लाइमेटोलॉजी के 51 से लेके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हम जो 50 क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज़ करेक्ट अबाउट द वाटर। वाटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो डेंसिटी ऑफ द सी वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। जो सी वाटर का डेंसिटी है वो टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन कन्वर्जेंस ऑफ द वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। मतलब जब वाटर्स कन्वर्ज होते हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता क्या? ऑब्वियसली होता है। आप देखो, वेनेवर जब वार्म करंट मिलता है, मान लो जब वार्म वाटर मिलता है, ठीक है, या कोल्ड वाटर मिलता है, तो इनकी डेंसिटी में डिफरेंस आता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, इफेक्ट होता है। देन तो हमको क्या बताना है? वी हैव टू से कि भाई करेक्ट कौन सा है। तो पहला तो जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर the thermal expansion of the water varies with the increase and decrease with the temperature। मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसकी वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन है वो वेरी करता है। सो इज इट ट्रू? देखो, या इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये जो है ये सही है। फिर इन मिडिल लैटिट्यूड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन डेंसिटी इज हायर। देखो, जहाँ पर भी एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या है, लो हो जाती है ना। और ये मिडिल लैटिट्यूड्स में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता। इट इज़ द इक्वेटोरियल एरिया जहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। तो ए एंड सी इज आर राइट स्टेटमेंट। then what will happen if the earth absorb all the incidental energy। मतलब जो एनर्जीज इस पे पड़ रही है सन से, सन जो मतलब जो अर्थ है कोई भी रिफ्लेक्ट ना करे, सारी ही एनर्जीज को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो जो अर्थ है वो कांस्टेंट हीट अप होएगा। ठीक है, इट विल बी मतलब कोई भी चीज़ जो है आप खुद सोचो कि भाई अर्थ जो है वो कोई भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही है, मतलब इससे सिर्फ एनर्जी आ रही है, तो कांस्टेंट हीट अप होगा ना, हम तो बचेंगे ही नहीं इसमें, कांस्टेंट हीट अप होएगा। देन देन विल ओके। सो यहाँ पर बताना है हमको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो बताओ आप करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। मतलब ये दिस इज द वर्टिकल। सन रेज हैव नो इफेक्ट बिलो 600 फीट। मतलब जो 600 फीट है, 600 फीट के नीचे, मतलब आप इसके फीट के नीचे जाते हो 600 फीट के, तो यहाँ पर सनलाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सो ये एकदम सही है। इन स्पाइट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज पार्ट ऑफ द सी इज रिलेटिवली कोल्ड। मतलब जो वाटर का मूवमेंट है वो तो होता है, तो हमको पता है जो वाटर का मूवमेंट है मोस्टली वो सरफेस पे होता है। ठीक है, सो इसीलिए जो लोअर पार्ट है सी का वो रिलेटिवली कोल्ड ही होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर 80% ऑफ द वाटर इन द ओशियन हैज़ अ टेम्परेचर परमानेंटली बिलो द 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मोस्टली जो हमारा 80% है, 80% जो हमारा ओशियन वाटर है इसका टेम्परेचर कितना होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन वर्टिकल रेट ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल इज सेम। देखो ये सही नहीं है। जो वर्टिकल रेट ऑफ डिक्रीज है वो इक्वेटोरियल में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी आप पोल्स में जाओगे तो ये जो डिक्रीज, मतलब आप जैसे जैसे नीचे जाते हो तो आपका रेट ऑफ डिक्रीज मोर और लेस जो पोल्स है वहाँ पर तो सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे भी सेम सा टेम्परेचर होता है कोल्ड, और जो नीचे जाओगे वहाँ पर भी कोल्ड सा टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर डिक्रीज होने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। देन हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट एयर टेम्परेचर ऑन द जुलाई। देखो, जुलाई 1983 को सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। सो ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है वी हैव रिकॉर्डेड इन द एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड्स। मतलब जो लैटिट्यूड्स हैं उनके मीन टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सो इसको आप बोलते हैं थर्मल एनोमली। थर्मल एनोमली समझ रहे हो कि मतलब समझो ये वाला लैटिट्यूड है, ये जो एक प्लेस है इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, इसका एवरेज टेम्परेचर होता है 30 डिग्री। ठीक है, बट क्या है कि इसी लैटिट्यूड पर एक दूसरा प्लेस है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, ये जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 और 30 का, ठीक है, तो ये होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्मल एनोमली। दिस इज द थर्मल एनोमली।
एंड इन्वर्जन नहीं बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं बोलते हैं, टेम्परेचर राइज भी नहीं बोलते हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैलोरी ऑफ the heat is required to increase the temperature by 10 degree for 1 gram of the water. मतलब ये पूछ रहा है कि जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का यदि आपको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस करना है तो आपको कितनी कैलोरी जो हीट है वो लगेगी. तो आपको जो है वो 10 कैलोरी हीट लगेगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द आंसर. गॉट इट? then we are having okay then we are having this: the most stable conditions occur during the temperature inversion when the temperature actually increase with the height. सो ये बोल रहा है कि जो सबसे स्टेबल कंडीशंस बनती हैं वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पर बनती है. और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये होता है कि जब आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, बट क्या है कि आप ऊपर जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए. सो जब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है तब क्या होता है? तब आपकी स्टेबल एयर बनती है. स्टेबल एयर बनने की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं. सो ये सही है. टेम्परेचर जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है इसकी वजह से ग्रेट वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है. देखो चूंकि स्टेबल एयर हो जाती है तो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाता है. इट रिटार्ड्स वर्टिकल मूवमेंट. मतलब जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है ये रिटार्ड करता है वर्टिकल मूवमेंट को. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट. ठीक है. देन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म फॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज जनरली एक्सेप्टेड एज द इक्वेटर वर्ल्ड वेज ऑफ द टुंड्रा क्लाइमेट. मतलब कौन सा जो आइसोथर्म है फॉर द एवरेज टेम्परेचर of the warmest month is generally accepted as the equator ward edge of the tundra. मतलब ये जो equator ward edge, दिस इज द टुंड्रा मान लो. अब इसका इक्वेटर वर्ड एज क्या होगा? ये वाला. दिस इज द इक्वेटर वर्ड एज. ठीक है. सो ये इक्वेटर वर्ड एज जो है वो किस लैटिट्यूड को या फिर किस आइसोथर्म को माना गया है? ठीक है. सो ये बोलो कि दिस इज द 10 डिग्री. ये जो 10 डिग्रीज है इसको ही आप इक्वेटर वर्ड एज मान रहे हो टुंड्रा का. ठीक है. टुंड्रा का इक्वेटर वर्ड एज जो है वो 10 डिग्री आइसोथर्म को माना जाता है. फिर अ प्लेस लोकेटेड एट द हायर लैटिट्यूड्स या फिर हायर आल्टीट्यूड, सॉरी, जो हायर आल्टीट्यूड मतलब जो ऊपरी वाली प्लेस पे जो आपका प्लेस लोकेटेड है इज जनरली एक्सपीरियंस इज ब्लैंक देन लोअर प्लेस इन द एडजॉइनिंग वैली. सो जो मान लो ये वैली है. ठीक है. वैली. तो यहाँ पर क्या होता है? जो ऊपर वाला प्लेस है यहाँ पर ये जो ऊपर वाला प्लेस है यहाँ पर क्या होगा? डेली टेम्परेचर रेंज भी ज़्यादा होगा और यहाँ पर लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर. ठीक है. मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी आपको महसूस होगा और लो टेम्परेचर भी महसूस होगा. कहाँ पर? ये हायर प्लेसेस पे. ठीक है. हायर प्लेस पे. सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर कि जो हायर एल्टीट्यूड वाली प्लेस है वैली में, वैली ये होता है ये दिस इज योर माउंटेन एंड दिस इज द वैली. तो ये हायर एल्टीट्यूड वाली बात पूछ रहा है कि जो हायर एल्टीट्यूड है वहां पर आपको डेली टेम्परेचर रेंज भी ज्यादा मिलेगा और लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर भी यहीं पर ज्यादा है. ठीक है. मतलब ज़्यादा क्या बोलूँ कि लोअर मीन टेम्परेचर भी यहीं पर है और डेली जो टेम्परेचर रेंज है वो भी यहीं पर ज़्यादा है. फिर फॉल इन द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज. मतलब जब टेम्परेचर मतलब जब ट्रोपोस्फेयर है, जब ट्रोपोस्फेयर है, आप ऊपर ऊपर जा रहे हो ट्रोपोस्फेयर में, जब टेम्परेचर क्या होता है ऊपर जाने में? ये होता है डिक्रीज. तो ये जो डिक्रीज हो रहा है इसको क्या बोलते हो? इसको हम बोलते हैं लेप्स रेट, नॉर्मल लेप्स रेट, जो कि 6.5 होता है पर किलोमीटर, 0.5 डिग्री पर किलोमीटर. ठीक है. ये होता है लेप्स रेट. दिस इज द लेप्स रेट. ठीक है. देन जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट द एल्टीट्यूड एट द लैटिट्यूड, बोलो ये एल्टीट्यूड है, इट इज एल्टीट्यूड 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है कोई भी एयरक्राफ्ट. एंड एट दैट लैटिट्यूड जो टेम्परेचर है, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है 10 किलोमीटर से ऊंचाई पर उड़ रहा है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है -40 डिग्री. ठीक है. तो ये बताओ कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा? सो व्हाट वी विल डू कि भाई हमको पता है कि हर किलोमीटर पर, एवरी किलोमीटर पर 6.5 जो है वो होता है हमारा चेंज. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? जो 6.5 है इंटू कर देंगे हमारा 10.
ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सो यू विल बी गेटिंग 6.5 इंटू 10 यदि आप करोगे, सो यहाँ पर 65 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर -40 आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर -40। सो 65 -40 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर 25 डिग्रीज, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस लिस्टेड बिलो शुड हैव अ हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर रेंज, सबसे ज़्यादा एनुअल टेम्परेचर रेंज कहाँ की होनी चाहिए। सो आपको पता होगा कि जो मिड कॉन्टिनेंटल सेंटर्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होती है, क्यों, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर्स हैं वो भी यहीं पर मिलते हैं और जो लोएस्ट टेम्परेचर वो भी यहीं पर मिलता है। शायद आपको याद होगा कि जो साइबेरिया है वहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट, जब टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज होता है नॉर्मल लैप्स रेट जो कि 6.5 पर किलोमीटर होता है, ठीक है। और एडियाबेटिकली क्या है, एडियाबेटिकली ये होता है कि हमको टेम्परेचर वगैरह से टेम्परेचर को ऐड या फिर रिमूव करने से नहीं हो रहा है, इट इज़ जस्ट बाय अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग और डाउन, यू कैन से एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन की वजह से एडियाबेटिक चेंज होता है, ठीक। ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, अभी हमने देख लिया। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, क्लाउडी स्काई नहीं, कोल्ड एंड ड्राई एयर यस, स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखो आई थिंक जो सॉरी 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 जो 1 मिनट, सो यहाँ पर जो क्लाउड क्लाउडी स्काई नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव द क्लाउडलेस स्काई, ठीक है, क्लाउड लेस स्काई होना चाहिए। फिर कोल्ड एयर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड, देखो स्ट्रॉन्ग विंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर लॉन्ग विंटर्स होनी चाहिए, लंबी ठंडी रातें एंड खुला आसमान, ऐसा है। सो 2 and 4। अब जो एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अभी मैंने बताया कि भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग की वजह से जो चेंज होता है वो होता है एडियाबेटिक चेंज, टेम्परेचर के फॉल की वजह से नहीं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग थ्रू द कंप्रेशन ऑफ द एक्सपेंशन। सो यस, यही कि भाई जो कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेशन और जो असेंडिंग है, असेंडिंग की वजह से एक्सपेंशन होता है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से। हीटिंग ऑफ असेंडिंग एयर नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लो लेवल टेम्परेचर इन्वर्जन अकरिंग इन द कूल नाइट्स ओवर द अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जब ठंडा या फिर रातों के समय क्या होता है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इससे क्या होता है, इससे जो है इस टेम्परेचर इन्वर्जन से जो इनका पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन जो है वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वार्म एयर होती है, तो क्या है ये डेसिपेट नहीं होता है ना। सो ये हो जाता है। सो दिस इज द वन कि भाई जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और इसकी वजह से हैवी स्मॉग भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये तो एक चीज़ हो गई कि भाई स्मॉग वगैरह भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है अनस्टेबल एयर होती है। अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल एयर जो है वो रिटार्ड कर देती है, इट रिटार्ड दी अपलिफ्टिंग, ठीक है, अपलिफ्ट को रिटार्ड कर देती है। और जो अनस्टेबल एयर है इसमें तो क्या है कि अपलिफ्टिंग होती है एयर की, ठीक है, बट जो स्टेबल एयर है इसमें रिटार्ड हो जाती है अपलिफ्टमेंट, इसी की वजह से जो है वो एंट्रैपमेंट हो जाता है, ठीक है। प्लेजेंट वेदर कंडीशन नहीं, ये नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट। सो दिस इज ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए एंड डी। देन जो मरीन इन्फ्लुएंस है अपॉन द क्लाइमेट रिजल्ट इनटू, मरीन इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, देखो मरीन इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपका एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो डिक्रीज हो जाता है। एनुअल टेम्प समझ रहे हो ना कि इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये मुंबई है, दिस इज द मुंबई, अब यहाँ पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पर क्या है कि मोर और लेस यहाँ पर सेम टाइप का आपको वेदर मिलेगा। बट दिल्ली जो है यहाँ पर तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब विंटर भी और समर भी बहुत ज़्यादा, तो इनका जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा होगा, तो जो रेंज है रेंज भी ज़्यादा होगी। जब जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा होता है तो रेंज भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो बॉम्बे में इतना रेंज नहीं होगा जितना दिल्ली में रेंज होगा, तो डिक्रीज हो जाता है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। देन सरफेस इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर इज द फिनोमिना रिलेटेड टू, जो सरफेस इन्वर्जन है वो क्या होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज इन द एलिवेशन, मतलब आप जैसे जैसे एलिवेशन पे जाओगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो आ, वो क्या है, बढ़ता है। सो ये एकदम सही है कि भाई
जो टेम्परेचर है, आप ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। फिर डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ये नहीं होता है। डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ये भी नहीं होता है। फिर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद डिक्रीज इन एलिवेशन, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर द वेदर कंडीशंस डज नेगेटिव लेप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर ऑपरेट। अब नेगेटिव लेप्स रेट कब है? एक होता है आपका जो नेगेटिव लेप्स रेट है, बेसिकली ये सरफेस इन्वर्जन पे काम करता है, ठीक है। जब आप ऊपर जाते हो और आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़े, तो इसको बोलते हैं आप इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एडियाबैटिक हमने देख लिया है। फिर जो लाइन इक्वल हायर मीन टेम्परेचर को कनेक्ट करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं आप? जो हायर मतलब सबसे ज़्यादा हायर मीन टेम्परेचर जिसका है, उसको जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे थर्मल इक्वेटर। यू विल बी कॉलिंग दैट एज अ थर्मल इक्वेटर। सो दिस इज द थर्मल इक्वेटर। आ रहा है समझ? फिर हम बात करेंगे एयर मास के बारे में। सो मीन सी लेवल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज बाय हाफ एट एल्टीट्यूड ऑफ। इसका मतलब है कि आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ऊपर जा रहे हो तो अब कौन सी हाइट है जब आपका जो मीन सी लेवल का प्रेशर है वो एकदम हाफ हो जाएगा। सो ये जो हाइट है वो होती है 6 किलोमीटर। इस हाइट पर आपका जो मीन सी लेवल का प्रेशर है, मीन सी लेवल प्रेशर का मीन सी लेवल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर वो हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर ओनली ट्रू एंड कॉन्टिन्यूस प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ इज। देखो ये जो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो पोलर लो है एंड जो सब पोलर हाई है, दे आर कॉलिंग कि भाई जो ट्रू कॉन्टिन्यूस प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, सबसे ट्रू कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि ये ऐसे डिसरप्ट नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज इट? इट इज द सदर्न हेमिस्फेयर सब पोलर लो। मतलब आंसर तो यही दिया है कि जो सब पोलर लो है, सब पोलर लो, ये होता है आपका ट्रू कॉन्टिन्यूस बेल्ट, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज से अफेक्ट नहीं होता है? अल्टीट्यूड से तो होता है, और किससे होता है? ये होएगा आपका वाटर वेपर से भी होता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर से भी होता है, रेनफॉल से नहीं होता है ये, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर मेजर्ड इन, जो एयर प्रेशर का यूनिट है उसको हम नापते हैं हेक्टा पास्कल से। किससे नापते हैं? हेक्टा पास्कल से। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, नॉट डिग्री नॉट आइसोबार। अब जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है सी लेवल पे, कितना होता है वो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे, ऐसे सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है? इट इज द 101325 मिली बार, ठीक है। सो क्या आ जाएगा? 101325 मिली बार। फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे, वो कितना होता है? मतलब अभी हमने क्या देखा कि जो एयर प्रेशर है, ठीक है, एयर प्रेशर सी लेवल पे देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे। सो वो कितना होता है? ये होता है आपका 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा आ जाए, दोनों होते हैं 101325 मिली बार, या फिर आप बोलो इसको 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दोनों। सो दिस इज द स्टेटमेंट। जो अटलांटिक सब पोलर हाई प्रेशर सेल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अजोर्स हाई भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अजोर्स हाई। सो ये अजोर्स हाई कहाँ बनता है? देखो दिस इज द दिस इज योर दिस इज योर अमेरिका, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका। तो अजोर्स हाई लगभग यहाँ पर बनता है, दिस इज द अजोर्स हाई, ठीक है। ये अटलांटिक में बन रहा है। तो क्या ये बोल रहे हैं कि जो अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई है, ये सब ट्रॉपिक्स में बन रहा है, और दिस इज द हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर है। मतलब यहाँ पर जो एयर है वो करेगी सबसाइड, दिस इज द हाई प्रेशर। सो ये जो है वो अजोर्स हाई है, ठीक है। हवाईयन हाई भी नहीं है, और वेस्टर्लीज भी नहीं है, हेडली भी नहीं है, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैटाबैटिक। अब जो कैटाबैटिक विंड है, लोकल मतलब कौन सी जो विंड है उसको आप कैटाबैटिक विंड बोलते हो। ये मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल जो विंड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैटाबैटिक विंड। और जो चिनूक है वो कहाँ होती है? यूएसए में। देन फोहेन, फोहेन जो है इट इज इन द यूरोप, ठीक है, यूरोप, इटली में ये बहती है फोहेन, एंड इट इज द जो सेंटा आना है वो भी आपकी यूएसए में होती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन द यूएसए। सो
Yes, this is the thing. Then arrange the spatial order from the equator. इक्वेटर से हमको अरेंज करना है, तो पहले आता है डोल्ड्रम, फिर आ जाता है अपने पास, देन व्हाट वी हैव द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। देखो इसके बाद आती है आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है। फिर आ जाता है आपका हॉर्स लैटिट्यूड, फिर आता है वेस्टर्लीज। तो क्या आ जाएगा, सी ए सी ए, दिस इज सी ए B and D. Then which of one of the following local wind is not related with the drainage wind? ठीक है, ड्रेनेज विंड कौन सी नहीं है? सो ड्रेनेज विंड हमारी रॉस्पी वेव नहीं है। बाकी बोरा जो है, बोरा एक कोल्ड विंड है जो कि आपकी यूरोप में चलती है, ठीक है, इट इज़ इन द यूरोप। जो मिस्ट्रल है, इट इज़ इन द कोल्ड, फ्रांस में चलती है। देन आपकी जो सेंटा आना है वो एक हॉट विंड है जो कि यूएसए में चलती है। गॉट इट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्लीज? अब वेस्टर्लीज से क्या क्या एसोसिएटेड है? सो वेस्टर्लीज से वॉकर सर्कुलेशन नहीं, ये जो वॉकर सर्कुलेशन है वो आपका एनजो मतलब एल नीनियो से, एनजो से रिलेटेड है, ठीक है। जो बॉयज गैस लॉ है, इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ विंड, कुछ इस तरीके से। दिस इज मतलब आप जो है जिस नॉर्थ में जिसका मुंह है, तो राइट हैंड साइड जो है वो हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, ठीक है। सो जो हाँ, तो ये जो है वो रिलेटेड है। फ्यूरियस 50s तो जो है सदर्न हेमिस्फेयर के प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है, मोर और लेस कॉन्टिन्यूस। तो बी एंड दिस रॉस्बी वेव, सो बी एंड डी, इसमें नहीं दिया है, सो बी एंड डी होगा एक्चुअली इसका, ठीक है, बी एंड डी। फिर लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या है? पार्टिकल का मूवमेंट एक डायरेक्शन पे होना लेमिनार फ्लो कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज द लेमिनार फ्लो, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द लेमिनार फ्लो। फिर कुछ विंड्स हैं जो हमको पढ़नी है, जैसे कि नॉर वेस्टर। अब ये जो नॉर वेस्टर है वो कहाँ होती है? ये लोकल थंडर स्टॉर्म विंड है, दे आर लोकल थंडर स्टॉर्म विंड्स, ठीक है। देन वी हैव द यामो। अब ये जो यामो है ये कोल्ड विंड होती है, कोल्ड विंड्स जो कि जापान में होती हैं, ठीक है, जापान की कोल्ड विंड्स। देन फोहेन, फोहेन क्या होती है? ये फोहेन जो है वो आपकी एल्प्स में चलती हैं, एल्प्स में। और ये जो है वो वार्म विंड होती है, ठीक है, वार्म विंड। जो चिनूक है, चिनूक चलती हैं, दीज आर द वार्म विंड, एंड ये कहाँ चलती है? यूएसए में चलती हैं। गॉट इट? मतलब रॉकीज में चलती हैं मोर स्पेसिफिकली। कौन सा याद रखना है आपको? यामो याद रखना है कि ये कोल्ड विंड है जापान की। देन जो wind result wind is the result of only vertical difference in the pressure in the atmospheric pressure। अब बोल रहा है ये असर्शन कि जो विंड है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिफरेंस, मतलब ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस, ठीक है, मतलब जो सरफेस है और ये मान लो एयर है, तो इसकी वजह से सिर्फ वर्टिकल डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये तो गलत है ना, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की वजह से भी तो होता है, तो ये हो गया हमारा गलत। देन जो विंड है, विंड्स नेचर अटेम्प्ट टू बैलेंस द इनइक्वालिटी। जो एयर प्रेशर की इनइक्वालिटी है, विंड उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। जो काम ऑफ कैंसर है, काम ऑफ कैंसर किस लैटिट्यूड को बोला जाता है? देखो जो काम ऑफ कैंसर है वो होता है आपका 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो दिस इज द आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सरफेस कॉम्पोनेंट्स? मतलब ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनको हमको अरेंज करना है। सो पहले पोलर विंड्स आती है क्या? नहीं, पहले सब ट्रॉपिकल हाई भी नहीं आती, पहले ट्रेड आती है, ट्रेड है। देन वी हैव द नो दिस इज ऑल्सो नॉट। देन लास्ट में ट्रेड विंड, सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्ली। सो दिस इज द आंसर। देन अब वन मतलब 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पे मोस्ट विंड्स फ्लो इन अ जियोस्ट्रॉफिक या फिर जियोस्ट्रॉफिक कोर्स। मतलब आप 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पे जाओ तो जितनी भी विंड्स ऊपर चलेंगी वो जियोस्ट्रॉफिक कोर्स को लेंगी। अब जियोस्ट्रॉफिक कोर्स को इसीलिए लेंगी क्योंकि हमारा जो मेजर फ्रिक्शन है वो 10 मीटर तक ही रहता है अबव द ग्राउंड। तो क्या ये सही है? सो ये एकदम आई वुड से कि दिस इज दिस ट्रू? या इट इज ट्रू, ठीक है, ये एकदम सही है। देन द ट्रेड विंड्स दैट आर प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्ली, जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्ली होती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं क्या ये ईस्टर्लीज होती है? ईस्टर्लीज दे फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब जो ईस्टर्लीज हैं
ये कुछ इस तरीके से आ रही है, मतलब ये ईस्ट है और दिस इज द वेस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। इनका नाम ही ऐसे पड़ता है कि भाई जहाँ से आती है वो वैसे नाम पड़ जाता है, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज इनका नाम हो गया है। सो आवर आंसर इज व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज दिस वन। ओहो, our answer is this actually. A is true and oh god, A is true and R is incorrect. This is the incorrect, okay, this is incorrect. So which of the following is not true about the Coriolis flow? या फिर Coriolis force बोल लो, जो Coriolis force है उसके बारे में क्या सही नहीं है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से उत्पन्न होता है, तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये मैक्सिमम होता है पोल रीजन पर, नहीं, ये कहाँ, ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और पोल्स पे तो जो है ये जीरो होता है, ठीक है। और जो डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, ये फ्रिक्शन फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये विंड स्पीड के प्रपोर्शनल होता है, सो ये भी सही बात है। कॉरियोलिस फोर्स के बारे में क्या देखा हमने देखा कि ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और ये फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के, ठीक है। सो ये सारे सही है, कौन सा नहीं सही है? सो बी इज नॉट द ट्रू वन, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू? पोलर जेट के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इट मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग द समर, मतलब समर के टाइम पे ये नॉर्थवर्ड चला जाता है, तो ये सही है। एंड इट सप्लाइज एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ द सरफेस, मतलब जो सरफेस का सर्कुलेशन है उसके लिए जो पोलर जेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी वेलोसिटी समर में ज़्यादा होती है, नहीं, इसकी वेलोसिटी जो है वो विंटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। इट हैज़ अ विंटर हायर वेलोसिटी, सो दिस इज द ट्रू वन, कि भाई ये गलत है। फिर इसका लोकेशन जो है वो रफली पोलर फ्रंट से कोइंसाइड करता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द चिनूक विंड ड्रॉ डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज? अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये जो है ये रॉकीज है, ठीक है। रॉकीज से ये विंड्स जो हैं वो ऐसे चलती हैं, यहाँ पर बरसात वगैरह होती है, यहाँ पर आती है तो ये जो है एकदम ड्राई विंड हो जाती है, तो यहाँ का जो स्नो वगैरह उसको पिघला देती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेचुरेशन ऑफ द सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ये नहीं, ये गलत है। ये जो इसका सेचुरेशन वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट? सो बोथ आर फॉल्स। अब हमको बात करना है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो क्या होता है। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये जो आपका टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कांस्टेंट कांस्टेंट मॉइस्चर कांस्टेंट रेशियो पर वॉल्यूम, मतलब आपका जो वॉल्यूम है एयर का उसके कंपेयर में आपका जो टोटल वेट है एयर का वो आपको बताना है, ये होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव में आपका होता है व्हाट इज योर रिलेटिव, मतलब रिलेटिव जो होता है मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट एयर आपका होल्ड कर सकता है एक टेम्परेचर पर। सपोज दिस इज योर 100 ग्राम का, ठीक है, आपका एयर वॉल्यूम है। और अब इसमें क्या है कि आप ये 100 ग्राम का ही एयर जो मॉइस्चर है, मतलब मॉइस्चर होल्ड करके रख सकते हैं, तो यही है कि एक गिवन टेम्परेचर पे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका एयर एयर का पार्सल है वो कितना एयर मॉइस्चर, मतलब जो आपके वाटर वेपर मान लो वाटर वेपर होल्ड करके रख सकता है, तो ये होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है ये ग्राम पर किलोग्राम होता है, ठीक है, ग्राम पर किलोग्राम। तो ये रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर वेपर ऑफ weight of the water vapor per unit by the coincide with, actually this is not, this is the, ये तो यूनिट वाला ये है होता है, ये हमने देखा कि भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये, दिस इज मास ऑफ द वाटर वेपर इन ग्राम कंटेन्ड इन 1 किलोग्राम, ठीक है। जो मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग अब हमारा बचा है ये लास्ट, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द वेट पर यूनिट, मतलब इसमें आप देखोगे पर यूनिट, जब आपको पर यूनिट देखने के लिए आ जाए ना तो वो होता है आपका मिक्सिंग, ठीक है। where which one of the following is essential for the formation of equatorial westerlies? equatorial westerlies के लिए क्या ज़रूरत होती है? देखो आपको तो ये याद रखना है भाई
कि जो भी लार्ज स्केल अर्थक्वेक जरूरी होता है क्या, नहीं। शिफ्टिंग ऑफ द पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज जो है वो इक्वेटर वर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, तो आपका जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं वो फॉर्म हो जाएंगी क्या, नहीं। जो इक्वेटोरियल, देखो इक्वेटर में जो वेस्टर्लीज हैं वो क्यों फॉर्म हो रही है, लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर नहीं। शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेड विंड बेल्ट, जो कि जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स जब आपकी पोल्स की तरफ शिफ्ट होती हैं तो क्या बनता है आपका इक्वेटर वेस्टर्लीज बनती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सी जो है वो कोल्ड विंड है, तो बोरा, फोहिन, फोहिन इज द वॉर्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वॉर्म, खमसिन इज ऑल्सो वॉर्म एंड चिनूक इज ऑल्सो द वॉर्म। तो कौन सी नहीं है, बोरा इज द कोल्ड है, बोरा जो है हमारी कोल्ड विंड है, ठीक है। फिर we'll be talking according to the single cell circulation model proposed by the Hadley, the most important factor causing the global circulation, जो global circulation हो रहा है वो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर और पोल्स के टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से। फिर हम बात करेंगे जो वेस्टर्लीज है या फिर जो ट्रेड विंड है वो मैक्रो स्केल का एग्जाम्पल है, मेजो भी नहीं, टोपो भी नहीं, माइक्रो भी नहीं। फिर टू ग्लोबल विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, मतलब दिस इज योर पोलर, ये सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल से दो होती है, एक तो ईस्टर्ली जाती हैं और दूसरा है आपका ट्रेड विंड्स, ठीक है। सो कौन सी हो जाएंगी, यू आर हैविंग द ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, ठीक है, ये वेस्टर्लीज हैं और ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं। So which one of the following does not enhance the radiation of air? Radiation of air को कौन नहीं enhance करता है? So जो re-radiation होता है अर्थ सरफेस से सन के बाद, वो जो है वो enhance नहीं करता है रेडिएशन को, ठीक है। मतलब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो रेडिएशन को एनहांस नहीं करता है, तो क्या करता है एनहांस, सो जो रेडिएशन है आपका कूलिंग फ्रॉम द क्लाउड टॉप, आपके जो क्लाउड के टॉप में यदि कूलिंग होती है और उससे रेडिएशन होता है तो वो जो है इफेक्ट करता है रेडिएशन को। फिर हीटिंग ऑफ द एयर मास फ्रॉम द बिलो, इट हैज़ पास्ड ओवर द वार्म सरफेस, मतलब यहाँ पर एक वार्म सरफेस है, यहाँ से कोई एयर जा रही है तो ये जो है वो वार्म हो जाएगी, तो इससे जो रेडिएशन ऑफ एयर है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। फिर इंटेंस सोलर हीटिंग इन द लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर, मतलब जो सन है, सन की वजह से आपका जो लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर है वो इंटेंसली हीट हो जाए तो आपका रेडिएशन ऑफ एयर अफेक्ट होती है, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो है वो रेडिएशन ऑफ एयर अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। फिर हमको ये प्लानिटरी विंड है इक्वेटर से पोल की तरफ अरेंज करनी है, तो हमको पता है पहले वेस्टर्लीज भी नहीं आती, पहले पोलर विंड्स भी नहीं आती, पहले आती है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड देन पोलर विंड्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी वाला। देन वी हैव सम लोकल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स, लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं, पहले आ जाती है लू, तो लू तो भाई हमारे राजस्थान डेजर्ट में चलती है, दिस इज इन आर राजस्थान डेजर्ट, ठीक है, मोर राजस्थान डेजर्ट मोर स्पेसिफिकली इंडिया में चलती है, ठीक है। खमसिन कहाँ चलती है, ये चलती है आपकी इजिप्ट में, दिस इज ऑल्सो द ड्राई एंड हॉट विंड। चिनूक चलती है रॉकीज में, ठीक है, इट इज इन द रॉकीज यूएसए, एंड जो फोहन है वो एल्प्स में चलती है, एल्प्स में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वार्म विंड एंड दिस इज इन द यूरोप, गॉट इट, ये वार्म विंड होती है। सो ये जो चारों हैं वो वार्म विंड है। सो वी हैव डन। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम 101 से लेके 150